हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं चैप्टर कंपनी मीटिंग्स एंड रिजोल्यूशंस। उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिबेंचर होल्डर्स मीटिंग। डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग बुलाना, कंपनी जो है जैसे कि अदर मीटिंग्स बुलाती है इसी तरह से डिबेंचर होल्डर की भी मीटिंग बुलाती है। जब कंपनी अपने डिबेंचर्स को इशू करती है उस टाइम पे ही कंपनी प्लान कर लेती है कि डिबेंचर होल्डर्स की अगर कभी मीटिंग बुलाएंगे तो कैसे बुलाएंगे, ठीक है। और ये भी जो भी रूल्स होते हैं या मीटिंग बुलाने के, वो सारे के सारे रूल्स डिबेंचर सर्टिफिकेट के पीछे लिखे जाते हैं जब ये कंपनी जो है डिबेंचर्स को इशू करती है। और जो आर्टिकल्स हैं कंपनी के वो ये डिफ़ाइन करते हैं कि किस तरह से डिबेंचर होल्डर्स की जो मीटिंग है उसको कंडक्ट किया जाएगा, उसको बुलाया जाएगा। डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग नॉर्मली कब बुलाई जाती है? जब उनको रीपेमेंट करने का जो राइट होता है, यानी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है रीपेमेंट करने की डिबेंचर्स होल्डर्स को, अगर उसमें अल्ट्रेशन कर रही है कंपनी तब बुलाएगी। और दूसरी बात तब बुलाएगी जब जो भी डिबेंचर होल्डर्स के जो राइट हैं अगर उसमें कंपनी अल्ट्रेशन कर रही है उस केस में बुलाएगी। इन शॉर्ट, सच मीटिंग्स आर कॉल्ड व्हेन द कंपनी इशूज एनी फ्रेश डिबेंचर्स। ये कंपनी तब बुलाई जा सकती है जब फ्रेश डिबेंचर इशू कर रही है कंपनी, या फिर वांट्स टू अल्टर द रेट ऑफ इंटरेस्ट अल्टर करना चाह रही है, और एनी डिबेंचर्स ऑलरेडी इशूड, उन डिबेंचर्स पे जो वो ऑलरेडी इशू कर चुकी है। एंड इसके जो रूल्स हैं और प्रोसीजर्स हैं इस मीटिंग के, ये पहले से ही डिबेंचर ट्रस्ट डीड में लिखे हुए होते हैं, उसके पीछे रिवर्स में, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिजोल्यूशंस। हम ये पढ़ते हैं कि मीटिंग में रिजोल्यूशन पास कराया जाता है। ये रिजोल्यूशन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन भी हो सकता है, स्पेशल रिजोल्यूशन भी हो सकता है। अब रिजोल्यूशन होता क्या है एक्चुअली में? व्हेन समथिंग इज़ प्रपोज्ड एट अ मीटिंग इट इज़ कॉल्ड अ मोशन। जब भी कोई भी चीज़ मीटिंग में प्रपोज की जाती है तो उसको मोशन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, द सब्जेक्ट टू बी डिस्कस इन द मीटिंग इज़ प्रेजेंटेड एज अ मोशन। जो भी सब्जेक्ट मीटिंग में प्रेजेंट करना है, जो भी सब्जेक्ट मीटिंग में डिस्कस करना है, यानी जो भी ऑब्जेक्टिव डिस्कस करना है, जिस भी बारे में मीटिंग में बात करनी है, वो एज अ मोशन प्रेजेंट की जाती है मीटिंग में। तो इट इज़ नेसेसरी दैट एनी मोशन प्रपोज्ड बाय अ मेंबर इज़ सेकेंडेड बाय अनदर मेंबर। जो भी मोशन एक मेंबर जो है वो प्रपोज करेगा, लेकिन उससे पहले दूसरे मेंबर को उसको सेकेंडेड कराना होगा। सेकेंडेड कराने का मतलब है कि उसको पूरा दिखाना होगा कि क्या ये मोशन जो उसने प्रिपेयर किया है वो सही है या फिर नहीं। व्हेन द डिस्कशन अबाउट द मीटिंग इज़ ओवर, जब डिस्कशन जो है मोशन की ख़त्म हो जाएगी, द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग कॉल्स फॉर अ वोट। तब जो चेयरमैन है वो सबको वोट करने के लिए बुलाएगा। इफ़ द रिक्विसाइट नंबर ऑफ पर्सन्स वोट इन फेवर ऑफ द मोशन इट बिकम्स अ रिजोल्यूशन। जब बहुत सारे, यानी एक रिक्विसाइट, एक पर्टिकुलर पर्सन्स जो हैं क्या करेंगे, इनको मोशन के फेवर में हो जाएंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन मोशन के फेवर में होंगे, तब ये क्या बन जाएगा, एक रिजोल्यूशन बन जाएगा। और रिजोल्यूशन क्या है? देयरफॉर इज द डिसीजन ऑफ अ पर्सन प्रेजेंट एट द मीटिंग ईदर पर्सनली और बाय प्रॉक्सी विच इज़ अराइव्ड एट आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशंस। अब इसमें क्या बोला गया है, जो ये रिजोल्यूशन पास किया जाएगा, यानी ये जो रिजोल्यूशन अब बन गया, ये उन पर्सन्स के द्वारा बनाया जाता है जो भी डिसीजंस मीटिंग में प्रेजेंट किए हुए मेंबर्स के होते हैं। यानी जितने भी मीटिंग में पर्सन्स प्रेजेंट हैं उनके डिसीजन पर ही पूरा ये बेस्ड होता है। चाहे वो पर्सनली मेंबर्स हैं, यानी खुद ही मेंबर्स हैं, या किसी मेंबर को कोई अर्जेंट वर्क था इस वजह से वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया, उसने अपनी तरफ से एक प्रॉक्सी भेज दिया। अगर वो प्रॉक्सी भी इस तरह से डिसीजन लेता है तो वो भी एक रिजोल्यूशन बन जाता है। अ वैलिड रेजोल्यूशन कैन बी पास्ड at a meeting which has been duly convened and duly constituted with the requisite quorum। एक वैलिड रेजोल्यूशन तभी पास किया जाएगा जब जो मीटिंग, पहली बात तो मीटिंग बुलाई गई है, वैलिड तरीके से बुलाई गई है। दूसरी बात, मीटिंग में रिक्विसाइट कोरम भी था। कोरम क्या होता है? अब कोरम का मतलब होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पर्सन्स प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग में। अब कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पर्सन्स प्रेजेंट होंगे, ये
सारी डिटेल्स कंपनी के आर्टिकल्स में लिखी जा सकती है, या फिर ये जब सारी चीज़ें जो है कंपनी खुद डिसाइड कर सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है काइंड्स ऑफ रिजोल्यूशंस। अब रिजोल्यूशंस के कितने काइंड्स हैं? दे आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ रिजोल्यूशंस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। The first one is ordinary resolution, and the second one is special resolution, and the third one is resolution requiring special notice. अब पहला हम पढ़ेंगे ordinary resolution। अब ये ordinary resolution क्या है? An ordinary resolution is the one, एक ऐसा resolution which is passed by a simple majority of votes। simple majority of votes से इसको पास कराया जा सकता है, which is more than 50% of the votes of the members, जिसमें 50% वोट्स से ज़्यादा 50% से ज़्यादा वोट्स मेंबर्स अगर दे देते हैं तब ये रिजोल्यूशन आसानी से पास हो सकता है। इन मेंबर्स में जो प्रॉक्सीज हैं वो भी इंक्लूड किए जाएंगे। अ सिंपल मेजोरिटी मीन्स द एक्सेस ऑफ वोट फॉर द रिजोल्यूशन देन द अगेंस्ट। एक सिंपल मेजोरिटी का मतलब है कि वो मेजोरिटी जिसमें फेवर वाले पर्सन ज़्यादा हैं और अगेंस्ट वाले पर्सन कम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल A resolution would be deemed to be passed if 51 member out of 100 for vote it। यानी कि अगर 100 मेंबर्स हैं मान लीजिए, तब 51 मेंबर्स ने अगर फेवर में इसके वोट कर दिया तो इसका मतलब ये रेजोल्यूशन अब पास किया जाएगा एज एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। इन केस ऑफ एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, जो चेयरमैन है मीटिंग का उसको भी अधिकार होता है कि वो वोट कर सकता है इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इफ़ द वोट्स फॉर और अगेंस्ट द रेजोल्यूशन आर इक्वल, ये कब करेगा चेयरमैन वोट? जब जो वोट अगेंस्ट में हैं या जो वोट फॉर है यानी फेवर में है और अगेंस्ट में जो वोट्स हैं, अगर वो दोनों इक्वल हो जाते हैं यानी 50% वोट फेवर में आ गए और 50% ही अगेंस्ट में आ गए, तब चेयरमैन के पास अधिकार हो जाता है कि वो किसी एक चीज़ को किसी एक बारे में वोट करे, या तो उसके अगेंस्ट में वोट कर दे या उसके फेवर में वोट कर दे, या उसको एक्सेप्ट कर ले या उसको रिजेक्ट कर दे। अब वो चेयरमैन की मर्ज़ी होती है। वोटिंग कैन बी बाय अ शो ऑफ हैंड्स और पोल और इलेक्ट्रिकली एज द केस में बी, एंड मेंबर्स कैन कास्ट देयर वोट्स बाय बीइंग पर्सनली प्रेजेंट एट द मीटिंग और बाय प्रॉक्सी। वोटिंग जो है किसी भी तरह से की जा सकती है, बाय शोइंग ऑफ हैंड्स, अपना हाथ दिखा के, यानी कि जैसे प्रेजेंटीज़ होती हैं उस तरह से दिखा के, या वोटिंग करवा के, या इलेक्ट्रिकली, किसी भी मीन से, जिस तरह का भी केस है उस केस में। आजकल जैसे अगर मीटिंग्स हो रही होंगी कंपनी की, तो अगर कोविड का टाइम है तो सारी मीटिंग्स थ्रू इंटरनेट ही हो रही होंगी। तो अब इसमें जिस तरह सा भी केस होगा उस तरह से मीटिंग कराई जाएगी, और इस मीटिंग में जो भी वोट्स दिए जाएंगे वो चाहे पर्सनली प्रेजेंट मेंबर दें या फिर उनके प्रॉक्सीज दें, उससे कोई मतलब नहीं होता है, वो लोग देते हैं। नो प्रायर नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन अनलेस द कंपनीज आर्टिकल स्पेसिफाई अदरवाइज। अगर कंपनी के आर्टिकल्स में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि अगर हम जो कंपनी है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना चाहती है तो उसको इस तरह से प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे, अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो बिना किसी पहले नोटिस दिए, बिना कोई पहले नोटिस दिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास आसानी से कराया जा सकता है। इट इज़ ओनली रिक्वायर्ड एट द नोटिस फॉर द जनरल मीटिंग इज सर्व्ड इन टाइम एंड एज रिक्वायर्ड बाय लॉ। Such notice must be served 21 days before and does not need to state the text of the motion for the resolution। अच्छा, जो नोटिस दिया जाता है कंपनी को, कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनको जो भी नोटिस दिया जाता है वो 21 डेज़ बिफोर दिया जाता है, और इन 21 डेज़ बिफोर में नॉन वर्किंग डेज़ को इंक्लूड नहीं किया जाता, साथ ही साथ उस दिन को इंक्लूड नहीं किया जाता जिस दिन ये नोटिस उनके पास पहुंचा होगा। ठीक है, अब जो भी कंपनी है उसको नोटिस देना तो ज़रूरी होता है, मस्ट होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि वो साथ में मोशन भी प्रेजेंट करें, वो भी टेक्स्ट करके भेजें। अब उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो है वो पास किया जाता है एज पर इन द फॉलोइंग केसेस। इन केसेस में अगर कंपनी का नाम चेंज करना है, या जैसे कि कब चेंज करना है, अगर कंपनी का नाम किसी दूसरी कंपनी से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, उससे आइडेंटिकल है, उस केस में बुलाई जा सकती है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जा सकता है।
उसके बाद कंपनी की शेयर कैपिटल में अगर अल्ट्रेशन करनी है, या टू एक्सेप्ट द एनुअल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी के एनुअल अकाउंट्स और बैलेंस शीट को देखना है, एक्सेप्ट करना है। उसके बाद टू अपॉइंट एंड फिक्स द रेम्यूनरेशन फिक्स करनी है ऑडिटर्स की, या उनको अपॉइंट करना है या रिप्लेस करना है ऑडिटर्स को। इस केस में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन को पास किया जा सकता है। उसके बाद प्रोस्पेक्टस में अल्ट्रेशन करनी है, तब भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। अगर कंपनी टू अपॉइंट द कंपनीज डायरेक्टर हु आर टू रिटायर बाय रोटेशन, अगर कंपनी के डायरेक्टर रिटायर बाय रोटेशन हो रहे हैं, यानी रोटेशन के द्वारा रिटायर हो रहे हैं और कोई नया डायरेक्टर अपॉइंट करना है, तो उस केस में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। टू फिल द वैकेंसीज ऑफ डायरेक्टर रिटायर बाय रोटेशन, अगर जो वैकेंसी ख़त्म हो गई, यानी कि वेकेंट पोस्ट हो गई है डायरेक्टर की, उस केस में। और टू अपॉइंट पर्सन अदर देन द रिटायरिंग डायरेक्टर्स एज डायरेक्टर्स, रिटायरिंग डायरेक्टर्स के अलावा कोई और डायरेक्टर की अगर अपॉइंटमेंट करनी है, तब भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। टू अप्रूव द रिम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर की क्या रिम्यूनरेशन होनी चाहिए उसको अप्रूव करने के लिए। साथ ही साथ टू मेक इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब लिमिट, यानी जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट अगर प्रिस्क्राइब लिमिट से बियॉन्ड करनी है, यानी कहीं पर अगर कंपनी इन्वेस्टमेंट करनी जा रही है, अगर उसके आर्टिकल्स और मेमोरेंडम वगैरह में नहीं लिखा है कि आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन वो करना चाहती है, तो उस केस में भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को पास किया जाएगा। उसके बाद टू अप्रूव वॉलेंट्री वाइंडिंग अप इफ़ द आर्टिकल्स प्रोवाइडेड, अगर आर्टिकल्स प्रोवाइड करते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं उनके कंपनी के, तब वॉलेंट्री वाइंडिंग अप में भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को पास किया जाएगा। टू अप्रूव अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ लिक्विडेटर फॉर वाइंडिंग अप, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, अगर वॉलेंट्री वाइंडिंग हो रहा है कंपनी का, तब उस केस में भी जो है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। आज जो है हम करेंगे इतना ही टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।